हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट काई स्क्वायर टेस्ट के लिए डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फिट कैसे कर सकते हैं अपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। होप कि आप लोगों ने काई स्क्वायर टेस्ट का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही में मैंने वहां पर कुछ दो वीडियोस के लिंक और ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करे थे। एक था जिसमें हम लोगों ने फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में जब हम पढ़ते हैं, वो वाला वीडियो का लिंक डाला हुआ था, और एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने लिंक डाला था। आप लोगों ने वो भी देख लिया होगा। अब हम उसी टॉपिक को आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तब आप लोगों को पूरा एक मेथड समझ में आ जाएगा। और ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोगों के पास हमेशा ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिट भी करते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, और साथ में आप लोग टेस्ट भी करते हैं कि क्या वो फिट हो सकती है यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट और नॉट। ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मैं आगे चलता हूँ, अपने क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आप लोगों के पास ये सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कल सिखा दिए थे। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड होगा, तो हाँ बिल्कुल है जी। ये बायनॉमियल आएगा, दो क्वेश्चन हम लोग बायनॉमियल के सीखेंगे, उसके बाद हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के दो सम्स सीखेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। है क्या पहला क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन इज टॉस्ड 320 टाइम्स एंड द रिजल्ट इज दिस। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डाटा फॉलोज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। क्या हमारा ये डाटा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता। भाई, अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वहां पर हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। पॉइजन के लिए भी ऐसा ही होता है और उसके लिए भी ऐसा ही है। बायनॉमियल के लिए फॉर्मूला कुछ यूं था, n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू जितने भी अपने पास नंबर हो 0 1 2 इस तरीके से। ये अपने पास फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में दरअसल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। जब हमने पहले दो क्वेश्चंस करे थे, ये दो क्वेश्चंस, यहां पर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो निकाली थी ना, वो मीन करके निकाली थी कि भाई हम लोग इनका मीन निकाल लेते हैं, जिससे अपने पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बट बायनॉमियल के केस में ये अपने पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरीके से नहीं निकलेगी कि आप लोग प्लस कर दे, डिवाइडेड बाय ये कर दे। वैसा मीन वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। तो क्या कंसेप्ट लगता है, ये रहा फॉर्मूला उसका, मैंने ये लिखा है EI इज इक्वल टू n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, सीखा हुआ ट्रेंड। स्टार्ट करते हैं भाई अपने यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम लोग मीन भी निकालने की थोड़ा सा कोशिश कर ले, ठीक है ना। मीन, वैसे मीन की तो जरूरत नहीं है, वो NP वाला फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें ना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, तो आप लोग एक याद होगा, P और Q के साथ हम लोग लिखते थे, P और Q। यहाँ पर P क्या हो जाएगा, देखिए हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो मानकर चलिए ना, सक्सेस होना यानी कि हेड कम्स अप। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर सक्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड कम्स अप। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, अगर आप लोग एक कॉइन को फेंकते हैं, कॉइन को फेंक रहे हैं, सिंपल एक कॉइन को फेंक रहे हैं, तो आप लोगों के पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आना या तो टेल आना। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो P आ जाएगा अपने पास 1/2 और Q अपने पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। P और Q अपने पास ये चीजें आ गई। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, बहुत कुछ अभी निकालना बाकी है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं अपने इस फार्मूला के साथ। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला था प्रोबेबिलिटी निकालने वाला, x इज इक्वल टू r लिख देते हैं ना। पहले मैं फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, NCR Q रेज टू पावर n माइनस r P रेज टू पावर r। ये फार्मूला लगे। एक काम आप लोग कर सकते हैं, अलग से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने की जगह पर आप लोग ना इसी जगह पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को निकाल के बता देता हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। इससे आप लोगों का जस्ट काम ही थोड़ा सा इजी होगा, नथिंग मच। ठीक है, तो ये फार्मूला रहा। मैं निकाल देता हूँ भाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि अब आप लोगों के पास एक भी हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया। ठीक है, सो n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, ये चीज बन जाएगी। और अगर आप इसको इवेल्युएट करते हैं, n कैपिटल N हमारा क्या होता था, कैपिटल N पूरी स्टैटिक्स के अंदर आप लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को करते हैं, और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 320, जो कि गिवन भी है। आप लोग इसको सम करके चेक भी कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये
सही गिवन है कि नहीं, 6 + 27 + 72 वैसे यही होती है हमेशा, ठीक है। तो ये 320 अपने पास आ गया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मिल गया n है 320 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, n कितने हैं 1 2 3 4 5, 5n है तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये जीरो जो होता है इसको जीरो को नहीं हम काउंट करते ना। अगर आप लोग ये मानते हैं कि अगर एक कॉइन को 5 बार फेंका जाए, ठीक है ना, एक ही कॉइन है और यहाँ पर भी गिवन है 5, बेशक वहां पर 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो n आएगा वो 5 आएगा। 5 ही तो कॉइन है अपने पास। अब उन 5 कॉइन में एक भी हेड नहीं आया, वो मतलब है 0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो n आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके जी, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर रखे 320, यहाँ आ जाएगा 5c0, क्यू है 1/2 रेज टू पावर n माइनस आर, तो यहाँ मिल गया 5 माइनस 0 1/2 रेज टू पावर 0, ये चीज मिल गई। तो ये बन गया 320 और यहाँ मिल जाएगा 5c0, तो अपने पास हो जाएगा 1 और 1/2 रेज टू पावर 5 आ गया जी। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 320 इंटू 1/32, कटिंग कर देंगे तो अपने पास 10 आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एट x इज इक्वल टू 0 के लिए। समझ में आई पूरी बात कि भाई इतना आप लोगों के पास जब भी अपने पास हेड है, जब भी आप लोगों के पास जीरो हेड आ रहे हैं, ठीक है ना, जब भी अपने पास जीरो हेड आ रहे हैं तब ऑन एन एक्सपेक्टेशन 10 बार ऐसा काम हो सकता है। और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है देखिएगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है 6, ठीक है। ऐसे करके हमने अब सारे के सारे निकालने। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब एट x इज इक्वल टू 1 भी निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यहां से मिल गया 320 इंटू 5c1 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 1/2 रेज टू पावर 1, तो ये मिल गया भाई 320 और यहाँ फिर से मुझे एक 5 मिल जाएगा और यहाँ पर एक 1/32 मिल जाएगा। कटिंग करेंगे 32 और ये कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 10 और 5, 10 और 5 आ जाएगा ना, 10 इंटू 5, ये मिल गया 50 मिल गया जी। सबको समझ में आ रहा होगा। बस इस तरीके से हमने सारे के सारे पांच के पांचों अलग अलग से निकालने। मैं सारे के सारे इधर निकाल लेता हूँ। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फॉर 2 के लिए तो n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 मिल गया 320 इंटू 5c2 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 2 1/2 रेज टू पावर 2, यहाँ मिल जाएगा 320 5c2, 5c2 अपने पास हो जाएगा 5 इंटू 4, ओके 2 इंटू 1 और यहाँ मिल जाएगा 1/2 रेज टू पावर 32, मतलब 1/2 रेज टू पावर 5 सॉल्व करने पे मिल जाएगा 32। 1/2 रेज टू पावर 5, नेक्स्ट यहाँ मिल जाएगा 320 और ये तो कट जाएगा 10 पे, और यहाँ पर ये भी और ये भी कट जाएगा, तो ये यहाँ मिल गया 10, दैट मीन्स 100 आ गया। नेक्स्ट निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू 3 n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 320 इंटू 5c2 1/2 रेज टू पावर 3, और मतलब यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ या फिर नहीं, चलो नहीं यार कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। 1/2 रेज टू पावर 3, 323 आएगा यहाँ पे 320, 5c2 और 5c3 सेम ही होता है, 10 ही होता है, और यहाँ पर 1/32 ही आएगा। इसको कटिंग करने पे फिर से अपने पास 100 मिल गया। और कर देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू x इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट आ जाएगा n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4, 320 इंटू 5c4 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 4 1/2 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 320। 5c4 अपने पास 5 हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे भी 1/32 आ जाएगा, कटिंग कर देंगे तो ये 50 मिल जाएगा। लास्ट में यही निकालेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 5 के लिए, सो n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू
x is equal to 5 which is equal to 320, 5c5, 1 by 2 raised to power 0, 1 by 2 raised to power 5, यहाँ पे 4 आएगा। ओके सो ये मिल गया 320 इंटू 5c5 तो 1 और यहाँ पे 1 और ये अपना 32 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये 10 आ गया भाई। इस तरीके से हमने ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अब निकाली। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये टेबल बनाया था ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फिर माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे और फिर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर करेंगे। देखिएगा ये सम जो होता है वो तभी ज्यादा मार्क्स में आता है क्योंकि जब आपने बायनोमियल को फिट करना सीखा था सिर्फ आपने यहाँ तक ही सीखा था। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इसलिए आगे हम एक और टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा इंसर्ट टेबल करने पे कितने का बनाए यार, कितनी एंट्रीज है, 6 है ना, तो आई थिंक इतना बहुत है, तो इतना बना लेते हैं यार। सो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं, ऑब्जर्व्ड यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड पहले कितनी थी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 6 थी, 27, देन उसके बाद 72, देन था 112। आप लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है ये वही वाली फ्रीक्वेंसीज ही मैं जस्ट लिख रहा हूँ 71 और यहाँ पे आया था 32। और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने कैलकुलेट करी वो कितनी आ रही है, पहले केस में आई थी 10, अगले केस में आई थी 50, देन आया अपने पास 100, फिर 100, फिर 50 और फिर लास्ट में आया अपने पास 10। ये अपने पास एंट्रीज आई हैं। अब हम निकालेंगे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वाली। तो फिर से वही बात यार, आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़े क्योंकि बाद में उसने स्क्वायर ही हो जाना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये बन गया 4, यहाँ पर मिल जाएगा 23, यहाँ पर मिल जाएगा 28, यहाँ पर 12 मिल जाएगा, यहाँ पर 21 और यहाँ पर मिल जाएगा 22। उसके बाद आप लोग इसका पहले करेंगे स्क्वायर, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का पहले कर दिया जाएगा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 16, 23 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 529, 28 का स्क्वायर 784, 12 का स्क्वायर 144, 21 का 441, 22 का करेंगे तो 484 आ जाएगा। लास्ट में एक और कॉलम ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये रहा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 के साथ, यहाँ पर 529 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ क्योंकि एक्सपेक्टेड वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा 784 को डिवाइड किया जाएगा विद 100, 144 डिवाइडेड बाय 100, लास्ट में 441 डिवाइडेड बाय 50 और ये रहा 484 डिवाइडेड बाय 10। इनको कैलकुलेट करके हम लोग आंसर लिख लेते हैं। अपना आंसर कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेटर पे करना चाहे कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। 16/10 करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, 529 बाय ये करेंगे तो ये आ जाएगा 529 डिवाइडेड बाय 50, 10.58, 10.58, यहाँ पर आ गया 7.84, यहाँ मिल गया 1.44, फिर से 441 को डिवाइड कर लेते हैं, 441 डिवाइडेड बाय 50 तो 8.82, 8.82 और यहाँ पे 48.4। ये अपने पास वैल्यूज आ गई सारी की सारी। अब हमें करना क्या है, इनका करना है सम, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट के लिए यही रूल था, समीशन कर दीजिएगा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जो समीशन है वो इसके साथ भी आता है ना, तो पूरा समीशन लिख लेते हैं, ऐसे करके समीशन आता है। ठीक, तो यहाँ पे मिल गया, इनका सम करना है, यानी कि 1.6 प्लस 10.58 प्लस 7.84 प्लस 1.44 प्लस 8.82 और प्लस 48.4 प्लस करने पे देख लेते हैं अभी अपने आंसर कितना आता है। यहाँ पे 1.6 प्लस 10.58 प्लस 7.84 प्लस 1.44 प्लस 8.82 प्लस 48.4, 78.68 आया जी, 78.68 ये आया है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वाला। ठीक है जी। अब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने एक आप लोगों को टेबल भी बनाकर दिया था कि ऐसे केस में हमारे पास जब भी एक टेबल बनाओ
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेते हैं, n-1, n-2, n-3, इस तरीके से आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। देखिए दो चीजें हैं, दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना, वहां पर तो हमने n-1 के अकॉर्डिंग ले लिया था। जैसे आप यहाँ पर यार टेबल के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो n-1 के अकॉर्डिंग यूज हमने यहाँ पे करा। यहाँ पर भी क्या था, 6 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से यहाँ पे भी n-1 करा टेबल के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे काउंट करते हैं, टेबल के अंदर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5, यहाँ पर तो एंट्रीज 6 है ना, टेबल के लिए 6 वैल्यूज है ना। बेशक यहाँ पे ये आप लोगों के पास 5 कॉइन्स थे, लेकिन इस केस में टेबल के अंदर आप लोगों के पास 6 एंट्रीज आ रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग। तो टेबल के अकॉर्डिंग लिखे तो n को हम 6 मानकर चलेंगे, यानी कि हम लोग अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो आएगा 6 - 1 करने पे 5, और 5 के ऊपर हमारे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो था, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, उसके अंदर था वैल्यू 11.04 काई स्क्वायर टेबुलेटेड वाला जो वैल्यू है, टेबुलेटेड अपने पास है 11.04। अब आप लोग देख सकते हैं कि काई स्क्वायर एट 0.05 पे कैलकुलेटेड वाला जो था वो ग्रेटर देन आ रहा है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से, तो ऐसे केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस इस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग नल हाइपोथेसिस हमेशा डिफाइंड पहले कर ले या बाद में कर ले, क्योंकि मुझे याद बाद में आता है हमेशा करने को, तो आप लोग इस चीज को कोशिश करें, क्योंकि हमने फाइनल आंसर ना लास्ट में देना होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। अगर आप लोगों ने पेपर में ये नहीं लिखा हुआ तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी, आप लोगों के एक एक नंबर कट होते रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना जो भी गिवन होगा, जैसे भाई यहाँ पे गिवन था डाटा फॉलोज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग नल हाइपोथेसिस अपना डिफाइन कर लेते हैं। डाटा फॉलोज डाटा फॉलोज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा फॉलोज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने पास आ जाएगा इसका ऑपोजिट, डाटा डज नॉट फॉलो, डाटा डज नॉट फॉलो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इस केस में भी क्या हो गया, अपना H0 इज रिजेक्टेड हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको, H0 इज रिजेक्टेड। पूरा प्रोसेस यही रहता है बायनॉमियल के सम को सॉल्व करने के लिए। एक और सम की हेल्प से हम लोग करते हैं सॉल्व इसको, इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन अपना होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पॉइजन को फिट करेंगे, उसके केस में अलग सा फॉर्मूला लगेगा, पॉइजन वाला ही लगेगा, मेन तो वही है। अगर आप लोगों को पॉइजन को फिट करना आता है, आप लोग कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से। देखिएगा यहाँ पर भी सेम है यार, हाँ बिल्कुल सेम चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सारी चीजें सेम है। चेक भी यही करना है कि भाई बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप फिट कर सकते हैं कि नहीं एट 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। शुरू करते हैं, बट एक चीज देखिएगा, यहाँ पर x गिवन है और एक यहाँ पर f गिवन है कि नहीं, ये चीज है। अब जब आप लोगों के पास x एक तरफ गिवन हो जाएगा, f आप लोगों के पास एक तरफ गिवन हो जाएगा, आप लोग ऐसे केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन वाले फॉर्मूला के साथ निकालेंगे। तभी मैं ये दो सम लेकर आया हूं आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए। x गिवन है और f गिवन है, बायनॉमियल का वो वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते, बायनॉमियल का नहीं, आप लोग मीन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं यार, अगर आप लोग किसी और चीज की बात करें, fitting a binomial distribution to the following data is the goodness of the fit at level of significance this। हाँ आप लोग कहेंगे सर उस वाले केस में भी तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर x ही तो है, ये 0 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पर भी लग सकता था, नहीं यहाँ पर नहीं लगा यार। ओके, क्या यहाँ से हम लोग, ओके देखिएगा यहाँ पर ना एक भी जगह पे आपके पास वो चीज नहीं गिवन, हेड या फिर अपना टेल या फिर कोई ऐसा इवेंट नहीं डिफाइंड है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं डिफाइंड है। मतलब क्या आप लोग प्रोबेबिलिटी फॉर द सक्सेस नहीं निकाल सकते, आप लोग प्रोबेबिलिटी फॉर द फेलियर नहीं निकाल सकते, दोनों चीजें समझ में आ गई। इस केस में आप लोग निकाल सकते थे। यहाँ पे जब नंबर ऑफ हेड की बात करी गई है, यानी कि हमें सक्सेस मानना पड़ेगा नंबर ऑफ हेड
आया उसको सक्सेस माना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर मीन वाला फॉर्मूला जो होता है एफ आई एक्स आई वाला एन पी वाला जो कहते हो आप लोग बायनोमियल के लिए, ये भी लगाना पड़ेगा ताकि उससे हमारे पी और क्यू आ पाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं। मीन का आप लोग एनपी फार्मूला बाद में यूज करेंगे बट बाद में यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं सिंपल अपने इस वाले मेथड से, एफ आई एक्स आई वाले मेथड से। यहां से क्या आता है देखिएगा, मीन की वैल्यू। मीन का फार्मूला क्या होता है, मैं आप लोगों को मीन का फार्मूला भी बता दूं। एफ आई समीशन एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये फार्मूला अपने पास रहने वाला है। अगर ये फार्मूला अपने पास रहने वाला है तो एफ आई एक्स आई यहाँ मिल जाएगा 0 144, यहाँ मिल जाएगा 486, यहाँ मिल जाएगा 287 इंटू कर लेते हैं, 287 इंटू 3 कर लेते हैं तो ये आ गया 861। यहाँ पे 4 इंटू 164 करने पे आ जाएगा 164 इंटू 4 656, 656 और 5 125 आ गया। अब हम लोग इनका कर लेते हैं सम करने पे मिल जाएगा 144 प्लस 684 प्लस 861 प्लस 656 प्लस 125 2470। तो समीशन करके आ गया 2470 अपॉन समीशन एफ आई कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का भी सम कर लेते हैं एक बार। 38 प्लस 144 प्लस 342 प्लस 287 164 25 1000 आ गया भाई। यहाँ पे ये चीज 1000 मिल गई। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 और 0 कट गया और यहाँ पर 2.47 आप लोगों के पास मीन की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको क्या फर्क क्या था दोनों के दोनों सम में। इसीलिए दोनों के सम आप लोगों के पास इस वीडियो में मिल रहे हैं, जिनमें आप लोगों के पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ना गिवन हो, आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मीन मिल गया। अब बायनोमियल है तो बायनोमियल का मीन का जो फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू एन पी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। इसकी वैल्यू है 2.47 एन। एन यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एन 5 लेना चाहिए कि 6 लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एन आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 है। अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करा कोई भी, तो उसमें यही पॉसिबिलिटी होगी कि भाई कोई चीज 0 बार आई, ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार आ सकती है, 5 बार। तो जैसे ऊपर वाले केस में अगर 5 कॉइन फेंके गए थे तब आप लोगों ने एन क्या लिया था, 5 लिया था। तो यहाँ पर भी आप लोग एन की वैल्यू 5 लीजिएगा और पी यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट पी निकालते हैं 2.47 डिवाइडेड बाय 5 करके। तो 2.47 डिवाइडेड बाय 5 करा 0.494 आ गया। 0.494 0.494 इस तरीके से P मिल गया। और क्यू कैसे आता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये वाला रिलेशन भी आप लोगों को पता होगा। तो 0.494 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.494। ऐसा करने से ये आ जाएगा 1 माइनस 0.494 0.506 0.50, ये अपने पास क्यू आ गया। बस ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे हिंट दूंगा, बाकी लास्ट में जो आप लोग फाइनल आंसर बताएंगे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर छोड़ना। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। 12 नंबर में, 10 नंबर में, आपके कॉलेज में जितने भी हाईएस्ट मार्क का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे टॉपिक में से बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग निकालें, अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी चाहिए। अब तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बस कैलकुलेशन का ही यहाँ पे काम है। मैं काफी हद तक कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर दूंगा। जैसे फार्मूला लगाते हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी एट एक्स इज इक्वल टू 0, फार्मूला आ जाएगा n इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास कैपिटल एन ये होता है फ्रीक्वेंसी का सम, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला था इस जगह पे, जिसकी वैल्यू थी 1000। ये था अपने पास 1000। ठीक है, यहां मिल गया 1000 इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 5c0 5c0 5 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 5c0 और क्यू 0.506 रेज टू पावर 5 माइनस 0 इंटू पी है 0.494 रेज टू पावर 0।
ये आ जाएगा जी। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1000 इंटू 5C0 तो 1 हो गया, 0.506 रेज टू पावर 5 सॉल्व कर लेते हैं इसको, और फिर अप्रोक्सीमेट में मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं 0.506 इंटू 0.506 इंटू 0.506 इंटू 0.506 इंटू 0.506, ये आ गई, ये चीज आई। ठीक है, और फिर आप लोगों ने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई विद 1000 हम लोग कर लेते हैं, तो 33.17 आ रहा है जी। सारा सॉल्व करने पे 33.17 आ रहा है। इस सम को आप लोग एक्सपेक्ट हाँ ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा ना ऑन एन एवरेज करके कर लीजिए, सही हो जाएगा इससे थोड़ी आप लोगों की कैलकुलेशन। तो इसको 33 लिख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये मिल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1 देख लेते हैं कितना आता है, n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, ये मुझे मिल जाएगा। n की वैल्यू है 1000 और यहाँ आ जाएगा 5C1, नेक्स्ट 0.506 रेज टू पावर 4 और नेक्स्ट 0.494 रेज टू पावर 1। इस बार मैंने डायरेक्ट 5 माइनस 1 लिख दिया, 5 माइनस 1, ये मिल गया 1000 और यहाँ मिल गया 5। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने पे कितना आता है। मेरे पास यहाँ पर है, वैसे अगले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अगले वैल्यूज के लिए। ये मिल गया 0.506 इंटू 0.506 इंटू 0.506 0.506, 4 बार हो गया था शायद, इंटू कर देते हैं 0.494 और फिर इंटू कर देते हैं 5000 ना, 5000, तो यहाँ मिल रहा है 161.91, 161.91। तो इसको लगभग अप्रोक्सीमेट हम लोग 162 ही मान लेते हैं। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये मुझे जो मिल रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 मिल रही है मुझे 316, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 मिल रही है, 309, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 हमें मिल रही है 151 और एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 5 हमें मिल रही है 29। ये मिल गई जी अपने पास ये सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों ने निकाल ली है। उसके बाद अब आप लोग बनाएंगे यहाँ पर एक कॉलम टेबल बना लो, स्पेस अपने पास यहीं पे है। सो टेबल बनाते हैं यहाँ पे, टेबल के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं जी अपनी कितनी आती है। जूम नहीं होता क्या, जूम नहीं होता यार। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वाली लिख लेते हैं, सारी की सारी ऑब्जर्व्ड आप लोगों के पास थी, पहली वैल्यू थी 38, ये थी ना 38 वाला, ये ना ये, अरे 60 वाला है। यहाँ पे आप लोगों के पास वैल्यू आ रही है 30। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है ना, अरे फोर्थ है ये तो, हाँ 38 वाला ही। तो ये मिल गया 38, नेक्स्ट आ गया 144, 342, उसके बाद है 287, 164 और लास्ट में है अपने पास 25, ये वैल्यू है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जितनी भी आई हुई है इनकी, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने पास आई है, पहले केस में आई थी 33, पहले केस में 33 आई है, फिर 162 आई है, फिर हमने लिखी है 316, फिर आया 309, उसके बाद है 151, 29, ये सारी की सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अपने पास आ गई। अब माइनस करने का काम करते हैं, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 5, यहाँ पे 144, 162 ना, तो इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 144, 162 माइनस 144, 18 मिल गया भाई, 18 ये यहाँ मिल गया। 342 इसको भी माइनस कर लेते हैं यार, 342 माइनस कितना था ये 316, 26 मिल गया यहाँ पे, ये आ गया 26 आ गया। फिर 287 को इसके साथ कर लेते हैं, 22 आ जाएगा शायद, हाँ 22 आ गया। उसके बाद 164 और ये 13, 25 माइनस 9 करने पे 4 आ जाएगा। और फिर इसके बाद इनका कर देते हैं स्क्वायर, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर,
यहाँ मिल गया 25, यहाँ मिल गया 18 का स्क्वायर करने पे 324, और फिर 26 का स्क्वायर होता है 676, 22 का स्क्वायर 484, 13 का 169, और यहाँ 16 मिल जाएगा जी। देख लीजिए एक बार सारी वैल्यूज। ओके, लास्ट में ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड निकालेंगे आप लोग अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये चीज। तो यहाँ पे अपने पास मिलेगा 25/33 कर दिया जाएगा, 324/162, देन 676/316, और फिर उसके बाद 484/309, हाँ 309, देन उसके बाद 169/151, और लास्ट में आ जाएगा 16/29 आ जाएगा जी। ये सारी की सारी वैल्यूज आ। अब आप लोगों के लिए मैं काम दे रहा हूं, आप लोग इनको सॉल्व करें, सारा डेसिमल में सॉल्व करें, सम करें, और फिर देखिएगा आप लोगों का हाइपोथेसिस जो है यहाँ पर एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस वही है जिसमें आप लोगों ने कहा था कि इट फॉलोज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यही रहेगा। ठीक है, सो आप लोगों का काम है काई स्क्वायर की मैं टेबुलेटेड वैल्यू बता देता हूँ। काई स्क्वायर की जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो रहेगी 11.04, क्योंकि फिर से वही बात यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास n-1 के अकॉर्डिंग 6-1, यहाँ पर 5 के ऊपर हमने ये वैल्यू लिखी है 11.04। समझ में आ गया? होमवर्क में आप लोगों का ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का ये आंसर होना ही चाहिए सबका। कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग सीखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कैसे करते हैं, उसका सारा प्रोसेस, पूरा मेथड हम लोग समझेंगे। वीडियो को देख लेना तब तक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बायनॉमियल के लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।